प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की हम इन दिनों तैयारी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए हमने आदिकाल पर कक्षा की है। पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि अभ्यास प्रश्न करने से पूर्व आपने आदिकाल की कक्षा देख ली हो। सबसे पहले कक्षा देखिए, फिर जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजी गई है उसको प्रिंट लीजिए, उतारिए, बार बार पढ़कर तैयार करिए, फिर अभ्यास प्रश्न पर आइए। ये सही तकनीक होगी। कभी कभी विद्यार्थी ये सोचते हैं कि वो अभ्यास प्रश्नों से ही तैयारी कर सकते हैं। ये गलत होगा। अभ्यास प्रश्न महत्वपूर्ण है, पर पहले टॉपिक को ठीक से तैयार करिए, फिर अभ्यास प्रश्नों पर आइए। तो देखना शुरू करिए। हिंदी साहित्य के आदिकाल पर अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी प्रवृत्ति विशेष का निश्चय नहीं होता। ये कथन किसका है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नामवर सिंह। तो ठीक विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैंने आप लोगों को कक्षा करते हुए आदिकाल की बताया है कि आदिकाल नाम से आपको भ्रमित नहीं होना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आप जानते हैं दोहरा नामकरण किया। जब वो आदिकाल कहते हैं तो उसका अर्थ होता है प्रथम काल। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हमारी जो पीडीएफ है या कक्षा है उस पर यह कथन लिखा हुआ है। बार बार पढ़कर इसको तैयार करिए। दूसरा प्रश्न देखिए, आदिकाल नाम किस विद्वान द्वारा सुझाया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आप सभी लोग जानते हैं इस काल को वीरगाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, पर वो नाम अधिक स्वीकृत नहीं है। आदिकाल नाम स्वीकृत है। किस विद्वान ने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र। तो ठीक विकल्प होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नामकरण आदिकाल रखते हुए कथन दिया है वो कक्षा में मैंने बताया है। पीडीएफ आपके पास उपलब्ध है, उसमें लिखा है। उस कथन को भी विशेष रूप से तैयार करिएगा। शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन परीक्षा में आने संभावित हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धों की संख्या है हिंदी साहित्य के आदिकाल में, या कहीं आदिकाल की पूर्व पीठिका में सिद्ध साहित्य मौजूद है। सिद्धों की संख्या कितनी है? विकल्प है 63, 12, 9 और 84। तो ठीक विकल्प होगा 84। सिद्धों की संख्या है 84। अब देखिए 9 संख्या किसकी है? आप लोग जानते हैं नाथों की संख्या है 9। तो 12 संख्या किसकी है? आलवारों की संख्या है। भक्ति काल में वैष्णव भक्त आलवार, उनकी संख्या है 12। और 63 जो शैव भक्त है नायनार, उनकी संख्या है। पीएससी जब प्रश्न बनाएगी, विकल्प देगी तो बहुत मिलते जुलते होते हैं। विद्यार्थी को सभी विकल्प धुंधले याद रहें तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं दोहराने पर बल देता हूं। 7 दिनों में कम से कम एक दिन आप दोहराव के लिए रखिए। आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो, मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, व्याकरण पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो 7 दिनों में से कम कम एक दिन तो दोहराव के लिए दीजिए। पिछली चीज़ों को बार बार दोहराइए। परीक्षा नकारात्मक अंकन की परीक्षा है, नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको सब ठीक से याद रहना चाहिए। अगला देखिए, सिद्धों में सिद्धों की संख्या है 84 और सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? विकल्प हैं लुईपा, कन्हपा, सरहपा और कुकरीपा। तो ठीक उत्तर होगा लुईपा। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का माना जाता है। और सरहपा आप लोग जानते हैं हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी भाषा के प्रथम कवि सरहपा हैं, सिद्ध सरहपा। देखिए अगला प्रश्न, बौद्धगान और दोहा इस पुस्तक के संपादक कौन है? बौद्धगान और दोहा इस पुस्तक के संपादक कौन है? संपादक शब्द सप्रयोजन इस्तेमाल किया गया है, लेखक तो उनको कह नहीं सकते। बौद्धों की जो कविताएं हैं उनका उसमें संकलन है। तो विकल्प है विनयतोष भट्टाचार्य, हरप्रसाद जी शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठीक उत्तर है हरप्रसाद शास्त्री। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में ये सूचना दी है कि बौद्धगान और पुस्तक ये जो है आचार्य महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने निकाली है। महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए एक बात और कि मैं अधिकांश सूचनाएं
आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र से ही देता हूँ। मेरा बिल्कुल दृढ़ विश्वास है, ऐसा अनुभव है बहुत सारी परीक्षाओं का, कि डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही पेपर सेटर परीक्षा में इस्तेमाल करता है। देखिए, नाथ संप्रदाय के विषय में असत्य कथन है। मैं सदैव कक्षा करते हुए साहित्य इतिहास की या अन्य किसी बिंदु की इस बात पर बल देता हूं कि कथन के रूप में बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। तो नाथ संप्रदाय के विषय में असत्य कथन छांटना है। नाथों की संख्या 9 है, ठीक कथन है, संख्या 9 है। नाथ संप्रदाय का उदय सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है, ठीक कथन है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का महत्व है, ठीक कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है पतंजलि के उच्च लक्ष्य को लेकर, पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति को लेकर गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया, ऐसा लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का बहुत महत्व है। और अगला कथन कि नाथ संप्रदाय गृहस्थों को उच्च स्थान देता है, गृहस्थ धर्म का वो आदर करता है, उसको उच्च स्थान देता है, गलत कथन है, गलत कथन है। मैंने कक्षा पढ़ाते हुए आचार्य द्विवेदी जी का कथन पढ़ाया है, आप लोग उसको याद करिए। द्विवेदी जी ने क्या कहा है? गार्हस्थ्य धर्म का अनादर, गार्हस्थ्य का अनादर या गार्हस्थ्य धर्म का अनादर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय के बारे में कहा, इसलिए वो व्यापकता को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि गृहस्थों को वो हीन दृष्टि से देखते हैं। अगला देखिए, जैन साहित्य की एक रचना चंदनबाला रास, चंदनबाला रास के रचयिता हैं, विकल्प हैं आसगु, सुमतिगणी, विजयसेन और शालीभद्र सूरी। तो ठीक विकल्प है आसगु। चंदनबाला रास जालोर में आसगु ने इसकी रचना की है। देखिए, एक बात ये समझिए कि अपने अध्ययन को आदिकाल में मैंने कक्षा पढ़ाते हुए भी कहा है, केवल रासों तक सीमित मत रखिए। केवल रासों तक कथन सीमित रखेंगे, अपने आदिकाल को सीमित रखेंगे तो पूरा आदिकाल नहीं पढ़ पाएंगे। जैन साहित्य को भी खूब पढ़िए, सिद्धों के बारे में जानकारी करिए, नाथों के बारे में जानकारी करिए, तब आदिकाल पूरा होता है। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प छांटिए, असंगत विकल्प छांटिए। इधर एक और हमको रचनाएं दी गई हैं, दूसरी ओर हमको लेखक दिए गए हैं। तो रचना कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक की ठीक रचना है, कच्छुली रास के लेखक है प्रज्ञा तिलक। अगला देखिए, गौतम स्वामी रास ठीक रचना है उदयवंत की रचना। रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी की रचना है। और अगली रचना पाहुड़ दोहा आसगु की रचना नहीं है, राम सिंह की रचना है। बहुत सुंदर दोहा छंद में लिखी गई रचना है, मैंने मूल रचना को पढ़ा है। राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा, इसको विशेष रूप से याद करिएगा। अगला देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेजी भाषा में साहित्य का इतिहास लिखा है। भारत का पहला भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रासो के संबंध में विद्वानों की अलग अलग राय है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन की राय क्या है, ये कथन हमको पूछा है। विकल्प है रसिक, रसायन, राजसूय और रासक। तो ठीक विकल्प होगा राजसूय। राजसूय एक यज्ञ का प्रकार है। भारतीय धर्मशास्त्रों में, हिंदू धर्मशास्त्रों में यज्ञ का एक प्रकार है राजसूय। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है राजसूय से रासो हो गया है। हालांकि ये मत अधिक स्वीकृत नहीं है, पर ग्रियर्सन का मत है तो पूछा जा सकता है। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बीसलदेव रासों में रसायन शब्द बार बार आया है। बीसलदेव रासों में रसायन शब्द बार बार आया है। मैंने वो पंक्तियां लिखाई भी हैं जहां रसायन आया है। नरपति नाल्ह ने लिखा है कि नाल्ह रसायन आरंभई, नाल्ह रसायन आरंभई। नरपति नाल्ह ने बीसलदेव रासो लिखते हुए लिखा है कि नाल्ह रसायन आरंभई। और ये कथन किस विद्वान का है कि बीसलदेव रासो में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। तो रसायन से रासो की व्युत्पत्ति किसने मानी है?
और ये कथन किसका है ये पहचानना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन और नरोत्तम दास स्वामी। ठीक विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुम्माण रासों के खुम्माण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है अपने इतिहास में? खुम्माण रासों के खुम्माण कौन से खुम्माण हैं? खुम्माण प्रथम, खुम्माण द्वितीय, खुम्माण तृतीय और निश्चय नहीं हो सका है। तो ठीक उत्तर होगा खुम्माण द्वितीय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है खलीफा अलमामू से चढ़ाइयों का वृतांत खलीफा अलमामू के समय से किसका समय मैच करता है? वो खुम्माण द्वितीय है, इसलिए इसको याद करिएगा। परमाल रासो। अगला प्रश्न देखिए, परमाल रासो या आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है? किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और फाल्गुन ऋतु। तो ठीक विकल्प होगा वर्षा ऋतु। उत्तर प्रदेश के गांव में आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जैसे राजस्थान में फागुन में धमाल गाई जाती हैं, वैसे बहुत प्रसिद्ध, आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। आल्हा एक खास तरह का छंद ही हो गया है, बहुत पढ़ा जाता है, वीर रस की रचना है, युद्धों से भरी हुई। और अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो की तिथियों को ऐतिहासिक मिलान के लिए अनंत संवत की कल्पना किसने की है? मैंने, आप लोग नाम ये पुस्तकों में पढ़ लेते हैं, मैंने इसको संदर्भ के साथ समझाया है कि ये जो विद्वान है उनकी मान्यता है कि नंद चूंकि शूद्र थे इसलिए उनका राज्यारोहण काल हटा दिया जाए तो पृथ्वीराज रासो की तिथियां इतिहास से मेल खा जाएंगी। देखिए, इतिहास अलग चीज है और कविता अलग चीज, लेकिन पृथ्वीराज रासो में जो तिथियां लिखी हैं वो इतिहास से जरा भी मेल नहीं खाती। ये उसकी प्रामाणिकता का, अप्रामाणिकता का एक आधार है। तो कौन विद्वान है जिन्होंने पृथ्वीराज की तिथियों के ऐतिहासिक मिलान के लिए अनंत संवत की कल्पना की है? और विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक उत्तर होगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने कहा है कि अगर नंदों का राज्यारोहण काल, नंद जो वंश है मौर्यों से पहले राज करने वाला वंश, उनका समय निकाल दिया जाए तो पृथ्वीराज रासो की तिथियां इतिहास से बिल्कुल मिल जाएंगी। हालांकि पूरी तरह फिर भी वो मिलती नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर भारी संदेह है। कुछ विद्वान उसे अप्रामाणिक, कुछ लोग उसे प्रामाणिक, और विद्वानों का एक वर्ग उसे अर्ध प्रामाणिक भी मानता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हीं में है जो इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। लेकिन प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, डॉक्टर बूलर और उपयुक्त सभी। तो ठीक विकल्प होगा उपयुक्त सभी। ये सभी उसे अप्रामाणिक मानते। देखिए, डॉक्टर बूलर तो बहुत महत्वपूर्ण है इस श्रृंखला में। बूलर बहुत महत्वपूर्ण है। बूलर के एक विद्यार्थी को पृथ्वीराज विजय की प्रति मिली थी कश्मीर में। कश्मीर में डॉक्टर बूलर के एक विद्यार्थी को पृथ्वीराज विजय की प्रति मिली थी। जयानक का लिखा हुआ है। आप लोग राजस्थान के साहित्य में इसका नाम पढ़ते भी हैं, संस्कृत भाषा में है। और वो जो पुस्तक है वो इतिहास से बिल्कुल मेल खाती है। पृथ्वीराज के बारे में जैसा जैसा इतिहास में लिखा है वैसा वैसा पृथ्वीराज विजय में लिखा है। तो ये निश्चय पाया गया, विद्वानों के एक वर्ग का ये कहना है कि जयानक पृथ्वीराज के दरबार में थे, ठीक जैसा देखा है वैसा ही लिखा है। और ये जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, ये अप्रामाणिक पुस्तक है। इस बात के लिए एक बड़ा एविडेंस डॉक्टर बूलर के एक विद्यार्थी को मिला। डॉक्टर बूलर के लेख से ये प्रकाश में आई पुस्तक पृथ्वीराज विजय। अगला देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को प्रामाणिक मानते? जब मैंने कक्षा की है तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर लंबी बात की है हमने, उसके संस्करणों पर बात की है। डॉक्टर दशरथ शर्मा किस संस्करण को प्रामाणिक मानते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये चतुर्थ जो संस्करण है भाई सबसे छोटा है।
डॉक्टर दशरथ शर्मा पृथ्वीराज रासो के सबसे छोटे चौथे संस्करण को प्रामाणिक मानते हैं। इस बात को विशेष याद रखिएगा। पीएससी ने इस साल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लिया है उसमें प्रश्न पूछा गया है, और डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, यदि आप मूल पुस्तक देखें तो वहां ये सूचना लिखी है। मैं आप लोगों को बार बार ये बता रहा हूं कि पेपर सेटर बहुत ऑथेंटिक पुस्तकों से ही पेपर को बनाता है, और मैं जो सूचनाएं देता हूं प्राय सब वहीं से होती हैं। परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी आपके लिए होने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य की भाषा अपभ्रंश है? कुछ रासो अपभ्रंश में भी लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें साहित्यिक पुस्तकें कहा है जो अपभ्रंश में लिखी गई पुस्तकें हैं। विकल्प है पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो और बीसलदेव रासो। ठीक उत्तर होगा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के अलावा एक दूसरी पुस्तक भी है भाई, हमीर रासो। ये दोनों पुस्तकें रासो कविताओं में, दो रासो कविताएं ऐसी हैं जो अपभ्रंश में लिखी गई हैं, उनको विशेष रूप से आपको याद रखना है। वसंत विलास आदिकाल का ग्रंथ वसंत विलास, इसके प्रथम संपादक कौन हैं? वसंत विलास के प्रथम संपादक कौन है? प्रश्न पूछा जाने जैसा है। विकल्प है माता प्रसाद गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, केशवलाल हर्षद राय ध्रुव और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक विकल्प होगा केशवलाल हर्षद राय ध्रुव। आमतौर पर केशवलाल हर्षद राय ध्रुव नाम आप लोगों का परिचित नहीं होता, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है संपादक तो विशेष रूप से याद रखिएगा इस नाम को, ये पूछा जाने जैसा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति शिलांकित है? एक शिला पर अंकित की गई है, कौन सी कृति? विकल्प है राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और कीर्तिलता। तो ठीक विकल्प होगा राउलवेल। मुंबई में जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो मुंबई में है, वहाँ ये शिला मिली है। उस शिला से ही पुस्तक का पाठ तैयार किया गया है। तो मूल रूप में, अपने मूल रूप में एक कृति शिलांकित हमको प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल में खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रयोक्ता कवि हैं। आदिकाल में हिंदी की भाषा डिंगल और पिंगल है। किसी ने डिंगल में लिखा, किसी ने पिंगल में लिखा, लेकिन एक कवि ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी में भी लिखते हैं। विकल्प है रोडा, विद्यापति, अमीर खुसरो और दामोदर शर्मा। तो ठीक विकल्प है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तो पढ़ने जैसे व्यक्ति हैं भाई, उनकी कविताएं लोकगीतों जैसी है। बाबुल मोरे काहे को ब्याही रे विदेश, भैया को दीना महला दुमहला, हमको दीना परदेश। ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। सूफी भी हैं, साथ ही दरबारी भी हैं। अमीर खुसरो के बारे में अधिकतम आपको जानना चाहिए, अधिकतम अमीर खुसरो पर जानना चाहिए। बहुत बड़ा व्यक्तित्व हिंदी साहित्य के आदिकाल में अमीर खुसरो का है। और अगला प्रश्न भी अमीर खुसरो पर है कि अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी क्या है? अमीर खुसरो की जो रचना है खालिक बारी वो क्या है? गीत संग्रह, मुकरियों का संग्रह, शब्दकोश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो खालिक बारी एक शब्दकोश है। जब मैंने कक्षा की है तो आपको बताया है, आपकी पीडीएफ में लिखा भी है, खालिक बारी एक शब्दकोश है। और ये प्रश्न देखिए, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। शर्त यह है कि वो बहुत प्रसिद्ध होनी चाहिए। देखिए, प्रसिद्ध कोई साहित्य इतिहास में जगह मिलती है और अति प्रसिद्ध सूचनाएं आपके पेपर में छपती हैं। देसिल बैना सब जन मिठा, ये उसी तरह की पंक्ति है। देसिल बैना सब जन मिठा, मैं अर्थ फिर बता रहा हूँ, उस कक्षा में भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि देसिल बैना सब जन मिठा। देसी भाषा के वचन, बैना का अर्थ है वचन, सबको मिठे लगते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तंसन जंपौ अवहट्ठा, जंपौ का अर्थ है बोलता हूँ। देशी भाषा के वचन सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं अवहट्ठ में बोलता हूँ। प्राकृत की उत्तर अवस्था जो हिंदी के बहुत नज़दीक है उसको अवहट्ठ कहा जाता है। हिंदी भाषा का विकास जो हमने कक्षा की है वहाँ अपभ्रंश, अवहट्ठ, पुरानी हिंदी इन पर विचार किया। उस कक्षा को विशेष रूप से देखें भैया आप लोग, क्योंकि हिंदी का उद्भव और विकास आपके पाठ्यक्रम में चल रहा है। खैर, प्रश्न देखिए, देसिल बैना सब जन मिठा, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प है अमीर खुसरो, विद्यापति, कीर्ति, नरपति नाल्ह और दामोदर शर्मा। ठीक विकल्प है विद्यापति, जो मैथिली में बहुत प्रसिद्ध है, मैथिल कोकिल के नाम से, पर अपभ्रंश में भी लिखते हैं, अवहट्ठ में भी लिखते हैं। ये पंक्ति
अवहट्ठ की पंक्तियां हैं मैथिल कोकिल विद्यापति की। ये प्रश्न है। अब पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, हिंदी विद प्रीतम सिंह यही टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ वो उत्तरमाला के साथ मिलेगी। कक्षा देखिए, पीडीएफ को पढ़िए, बार बार तैयार करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।